नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 हिंदी प्रथम सत्र इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों के पार्ट 2 यानी कि स्वाध्याय अभ्यास और आने वाले सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले के वीडियो में हमने कविता का पठन किया था और कविता के सारांश को समझा था। आज हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभ्यास। प्रश्न 1, आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। इन कविताओं का आशय यानी कि सारांश स्पष्ट करना है। तो कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि सदियों से गुलामी की वजह से जिन चेहरों पर मुरझाहट आ गई है या जिन चेहरों पर से खुशियाँ छीन चुकी है, निराशा छाई हुई है, उन चेहरों पर तुम्हें नई मुस्कान लानी है। इसीलिए हे देश के अमर सपूतों, उठो, आलस्य का त्याग करो और इस देश के नए निर्माण में जुड़ जाओ। तो इस प्रकार हमें इसका आशय लिखना है। प्रश्न 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि हे देश के अमर सपूतों, उठ जाओ, आलस्य का त्याग करो और हमारे देश में नई सुबह हुई है, आज़ादी की नई सुबह हुई है। इसलिए आलस्य का त्याग कर अपना जी लगाकर, अपना मन लगाकर, पूरी ताकत लगाकर देश के नए निर्माण में जुड़ जाओ और देश का नाम रोशन करो। प्रश्न 3, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है और उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति में बहुत कुछ आता है। रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभ्यारण्य, पर्वत, जंगल, पुरातत्व संबंधी जो भी सामग्री प्राप्त होती है, ये सब हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम इनकी सुरक्षा के लिए सारे प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले तो हम कहीं पर भी कचरा या गंदगी नहीं होने देंगे। ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि गंदगी या कचरा नहीं होगा तो बीमारियां नहीं होंगी और इससे राष्ट्र का अपने आप में एक नया निर्माण हो सकता है, राष्ट्र स्वस्थ रह सकता है, देश स्वस्थ रह सकता है। इसलिए वह करेंगे। इसके अलावा जो हमारी सुविधाएं है, जो हमें सरकारी सुविधाएं मिल रही है, इनका हम नुकसान ना खुद करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। जैसे कि बस सेवाएं है, रेलवे सेवाएं है, या तो और भी बहुत सारी अस्पताल है, पाठशालाएं, इनका नुकसान नहीं करेंगे, इनको कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे। और यदि कोई इनको हानि पहुंचाने का प्रयत्न भी करता है तो हमें उसे रोकना है और हम उन्हें रोकेंगे। इस तरह से हम राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपने आप बहुत सारे प्रयत्न करेंगे। स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से यानी कि देश के अमर सपूतों से चाहते हैं कि हे देश के अमर सपूतों, तुम्हें आलस्य का त्याग करना है, नींद से जागना है और देश के नए निर्माण में लग जाना है। तुम्हें देश के मुरझे सुमनों पर जो निराशा में डूबे हुए चेहरे हैं, लोग हैं, इनके चेहरों पर मुस्कान लानी है, खुशियाँ लानी है। तुम्हें प्रयत्न करना है कि हमारा देश आगे बढ़े और फिर से, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे तकनीकी हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमारे देश सबसे आगे बढ़े, इस तरह के प्रयत्न करने। इसलिए हे देश के अमर सपूतों, नींद और आलस्य को छोड़कर देश के पुनः निर्माण में लग जाओ। कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो कवि नई मुस्कान सदियों से जिनके चेहरे पर से मुस्कान उड़ गई है, ऐसे निराश चेहरों पर देखना चाहते हैं। गुलामी की वजह से, गरीबी की वजह से, बेरोजगारी या दुखों की वजह से जिनके चेहरों पर मुस्कान नहीं है, ऐसे चेहरों पर मुस्कान लाना चाहते हैं, यानी कि खुशियाँ लाना चाहते हैं, खुशियाँ देखना चाहते हैं। देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो देश के नव निर्माण के लिए मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ लिख कर देश में आगे बढ़ना चाहूँगा। कुछ ऐसा करूंगा ताकि मेरे परिवार का, मेरे गांव, मेरे समाज और सबसे बड़ी बात मेरे देश का नाम रोशन हो। मैं इस तरह के कार्य करूंगा ताकि देश के नाम पर, देश की इज्जत पर धब्बा ना लगे। मैं कहीं पर भी कचरा नहीं फैलने दूंगा। मैं स्वच्छ भारत का मिशन है, उसे आगे बढ़ाऊंगा। मैं गरीबों की मदद करूंगा। मैं देश के लिए कहीं पर भी भ्रष्टाचार या अन्याय होता है तो उसे लड़ने के लिए तैयार रहूँगा।
मैं देश प्रेम बहुत ज़्यादा देश से प्रेम करूँगा, देशवासियों को अपना मानूंगा, मन लगाकर पढ़ूंगा और ऐसे काम करूँगा ताकि देश का नाम आगे, देश का नाम ऊंचा हो, देश का गौरव बढ़े। देश की रक्षा के लिए या देश के लिए मैं अपने प्राण तक न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटूंगा। इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा, जैसे कि देश प्रेम, देश की रक्षा करना, देश का नया निर्माण करना, दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाना, दूसरों के चेहरों पर जो निराशा है उसे दूर कर नई मुस्कान लाना, पढ़ना लिखना, देश का नाम रोशन करना, ये सारी बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। आगे है प्रश्न 2, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक कविता दी हुई है जिसे पढ़ना है और उसके बाद नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में। डिगो न अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो बहुत ही अच्छी कविता है और इसके हिसाब से हमें नीचे दिए हुए 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो हिमालय हमें संदेश देता है कि कभी भी डरना नहीं है, चाहे कैसी भी मुसीबतें आए, कैसी भी कठिनाई आए, हमें उसका डट कर सामना करना है और तब जाके हम दुनिया में सफलता पा सकते हैं। मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें डरना नहीं चाहिए, डर कर भागना नहीं चाहिए, पीछे हट नहीं करनी चाहिए, हमें मुसीबत का सामना डट कर करना चाहिए। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा इसलिए कहा है क्योंकि हिमालय हर मुसीबत से, दुनिया में आने वाली हर बाधाओं से लड़ा है और सदियों से अड़िग खड़ा है। हिमालय इतना बड़ा है कि दुनिया में सबसे ऊंचा है, इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। इस कविता का भावार्थ लिखिए। तो इस कविता का भावार्थ होगा, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में। तो हिमालय बता रहा है कि कभी भी हमें मुसीबतों में, चाहे आंधी आए, चाहे तेज बारिश आए, हमें डरना नहीं है और अपने पथ पर, अपने रास्तों पर डटे रहना है, चाहे तूफान हो या कठिनाइयाँ हो। डिगो ना अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। यदि तुम अपने पथ से, अपने रास्ते से डिगोगे नहीं तो सब कुछ पा सकते हो। यदि आप दृढ़ निश्चय कर ले तो सब कुछ पा सकते हैं, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, चाहे नभ के तारे यानी आसमान के तारे छूनाता हो तो भी छू सकते हो, लेकिन आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। जो अपने पथ पर, अपनी बात पर अटल रहता है, जो चाहे मुसीबतें कितनी भी आए, लाख मुसीबतें आए, फिर भी जो डटा रहता है, अटल रहता है, वही जीवन में सफलता पा सकता है, वही दुनिया में सफल व्यक्ति के तौर पर जाना जा सकता है। और जीने में और मर जाने में, यानी चाहे वो जिंदा रहे चाहे मर जाए, उसकी सफलता की गाथाएं जग में अमर हो जाती है। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। अर्थात जो भी बाधाएं आती है उन सब से हिमालय लड़ा है और इसीलिए दुनिया भर में सबसे बड़ा हिमालय माना जाता है। अर्थात इन बातों से, हिमालय के उदाहरण के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जो लोग डटकर मुसीबतों का सामना करते हैं, बाधाओं का सामना करते हैं और अड़ल रहते हैं, वही लोग दुनिया भर में सबसे बड़े, सबसे आदर के प्राप्त करने वाले बनते हैं, महान बनते हैं। इसीलिए हमें भी हिमालय की तरह बाधाओं का सामना करना चाहिए और अटल रहना चाहिए अपने पथ पर। इस काव्य को उचित शीर्षक या योग्य शीर्षक दीजिए। तो हिमालय, अटल हिमालय, आप अपने हिसाब से शीर्षक दे सकते हो। चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो हमें यहाँ एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र के आधार पर आपको अपने हिसाब से कविता लिखनी है, जैसे कि फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश, इन शब्दों का प्रयोग करना है। आपको इन शब्दों का प्रयोग करके कविता लिखनी है। ओके, और कविता इस तरह से लिखनी है कि इनमें ये सारे शब्द आ जाए, जैसे कि फूल खिलने लगे हैं, तितली उड़ रही है, बादल में से छोटी छोटी प्यारी प्यारी बूंदें गिर रही है, वृक्ष झूम रहे, बारिश आने पर तितली
फूल वृक्ष सभी नाच रहे हैं। तो इस तरह से आपको अच्छी सी कविता अपने हिसाब से बनानी है और लिखनी है। प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 2 पंक्तियाँ दी हुई है, बाकी की पंक्तियाँ आपको खुद लिखनी है और कविता को आगे बढ़ाना है। माँ खादी की चद्दर दे दो मैं गांधी बन जाऊंगा। घर घर जाके, जैसे कि आप आगे बढ़ा सकते हो, यहाँ 1-2 लाइन में बताना चाहूँगा, आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हो क्योंकि आपकी कल्पना का विषय आप किस तरह से बनाए, हर किसी की कविता अलग अलग हो सकती है। माँ खादी की चद्दर दे दो मैं गांधी बन जाऊंगा। घर घर जाकर सबको सच्चाई का पाठ पढ़ाऊंगा। माँ खादी की चद्दर दे दो मैं गांधी बन जाऊंगा। इस तरह से आप कविता को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बात करते हैं भाषा सज्जता की। संज्ञा का प्रयोग। आप संज्ञा के बारे में सीख चुके हैं। अब हमें संज्ञा में से, निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताना है। कौन सी संज्ञा है, उसका प्रकार क्या है, भेद यानी कि प्रकार बताना है। जैसे कि यहाँ पर वाक्य है सोना कीमती धातु है, तो यहाँ पर 2 संज्ञाएं है, एक तो सोना और दूसरा है धातु। तो सोना जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक है और द्रव्यवाचक भी कह सकते हैं हम उसे, और धातु है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से आपको दोनों के प्रकार लिखने हैं। ओके। उसके बाद दूसरा वाक्य है गंगा पवित्र नदी है, तो यहाँ पर भी 2 संज्ञा है, गंगा और नदी। गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ सोना हम व्यक्तिवाचक भी कह सकते हैं और द्रव्यवाचक भी कह सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार लिखने। उमंग, उमंग दौड़ रहा है, तो यहाँ पर उमंग शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है दल जा रहा है। दल यानी ज़्यादा लोगों का समूह होता है, यानी कि यह समूहवाचक संज्ञा है। और आखिरी विधान, आखिरी वाक्य, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, तो राजेश और भय भी है और है जंगल। तो ये तीनों संज्ञाएं हैं। राजेश व्यक्तिवाचक है, भय जो है वह भाववाचक है, हमारा भाव दर्शाता है, और जंगल जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से इन संज्ञाओं के भेद बताने हैं। निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, ये हमें पढ़ने हैं और समझने हैं। जैसे कि जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, यहाँ साड़ी शब्द के नीचे रेखांकित किया हुआ है, अंडरलाइन की हुई है, साड़ी दी। दूसरा वाक्य है जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी, यहाँ साड़ी का बहुवचन हो जाता है साड़ियाँ दी, तो जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। दूसरा है बगीचे में एक लड़का खेल रहा है और बगीचे में कई लड़के खेल रहे हैं, तो ये एक वचन है और यहाँ पर बहुवचन है, लड़का लड़के, ये भी बहुवचन है। आगे देखते हैं। उपर्युक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ और दूसरे वाक्य में लड़का से लड़के हो गया है, यानी कि एक वचन का बहुवचन हुआ है। अब आप इसी तरह निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। अब हमें भी इन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित करना है। जैसे कि मुझे लुटेरे का डर था, तो यहाँ लुटेरे, एक लुटेरे की बात है, तो हम इसका बहुवचन बना सकते हैं हमें। मुझे का हम करेंगे हमें, लुटेरे का लुटेरो, हमें लुटेरों का डर था, या मुझे लुटेरों का डर था, हमें लुटेरे का डर था, कुछ भी बना सकते हैं आप। दोनों शब्दों का बहुवचन करना चाहे तो हमें लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी, पक्षियों ने उड़ान भरी, पक्षियों ने उड़ाने भरी, दोनों सही है। उसने मुझे मिठाई दी, उसने मुझे मिठाइयाँ दी, उसने हमें मिठाई दी या उसने हमें मिठाइयाँ दी, उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी, ये भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमें इसका बहुवचन करना है। ज़्यादातर सही ये रहेगा कि हम सारे शब्दों का बहुवचन करें। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्द को समझिए। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के रूप में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में दिया हुआ है। बच्चे प्रार्थना करते हैं, शब्द है प्रार्थना, और बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती, प्रार्थनाएं, प्रार्थना शब्द का बहुवचन है प्रार्थनाएं। नदी की चौड़ाई अधिक है, तो चौड़ाई शब्द है और यहाँ है भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है, चौड़ाइयाँ। तो ध्यान रखिए कि जब भाववाचक संज्ञा होती है
उसका बहुवचन किया जाए तो वे जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। उपर्युक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था जो भाववाचक के रूप में था। उनके साथ दिए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय यानी कि पीछे ए प्रत्यय लग गया और ए प्रत्यय लगने से प्रार्थना संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। तो इस प्रकार से प्रार्थना और प्रार्थनाएं करने से चौड़ाई तो चौड़ाइया यानी कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप करने से वे जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। इतना जानिए, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। खास ध्यान रखना है हमें कि भाववाचक संज्ञाएं जो होती है उसका प्रयोग एक वचन में ही होता है, उसका बहुवचन नहीं किया जाता है। और बहुवचन में प्रयोग किए जाने पर वे भाववाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। खास ध्यान रखिए फिर से, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा सदैव यानी हमेशा एक वचन रूप में होता है और जब उसका बहुवचन रूप किया जाए तो वे भाववाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। विज्ञान ने दूरी को कम किया है। दूरी शब्द है भाववाचक संज्ञा, तो विज्ञान ने दूरियों को कम किया है। नदी की लंबाई अधिक है। लंबाई भाववाचक संज्ञा है। नदी की लंबाइयाँ अधिक है या भारत की नदियों की लंबाइयाँ अधिक है। तो इस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। जो किताब विस्तार शिक्षक की मदद से प्रकृति के तत्वों पर आधारित काव्यों का संकलन कीजिए। तो आपको प्रकृति के आधारित जो काव्य है उनका संकलन करना है, उन्हें इकट्ठा करना है और एक अंक बनाना है। इस तरह से आप एक प्रोजेक्ट कार्य, एक प्रकल्प कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कक्षा 8 प्रथम सत्र इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों के अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सत्ता के बारे में सीखा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाड़े सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।